आज का टॉपिक है फिजिक्स चैप्टर 1 13वां क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। क्वेश्चन है, मान लीजिए अभ्यास 1.12 में गोले ए तथा बी साइज में सर्वसम हैं, यानी एक समान है, तथा इसी साइज का तीसरा आवेशित गोला पहले तो गोले के संपर्क में तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों से ही हटा लिया जाता है। अब ए तथा बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना होगा? तो यहाँ पर दिया गया है जो अभ्यास 1.2 है, यहाँ पे जो आवेश दिया गया है क्यू ए और क्यू बी, दो आवेश दिया गया है। सबसे पहले देख लेते हैं कि दो सर्वसम गोला है जो एक ही तरह का गोला है, इसे हम ए मानते हैं, इसको बी मान लेते हैं। यहाँ पे जो आवेश दिया गया है 1.2 वाले क्वेश्चन से, यानी 12वें क्वेश्चन से दिया गया है क्यू ए का मान जो है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। इसी प्रकार आवेश बी यानी क्यू बी का जो मान होगा वो 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम है। ये क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है। अब कह रहा है कि तीसरा एक गोला हम सी लेते हैं, इसका भी सर्वसम है, यानी कि इसका भी साइज जो है इन्हीं गोले के बराबर है। तो कह रहा है कि एक बार इस गोले को ए के साथ अटैच कराना है, इसके बाद इसी गोले को बी के साथ अटैच कराना है। जब लास्ट में दोनों गोले पर जो आवेश बचेगा उसको फिर हमें उस गोले से हमें आवेश की गणना करना है, बल निकालना है। तो सी को हम सबसे पहले, अगर हम सी के मान रहे हैं तो सी को हम आवेश क्यू सी इक्वल टू 0 मान लेते हैं। यहाँ पे जो क्यू सी होगा, यानी यहाँ पर आवेश 0 है क्योंकि यहाँ पर इस पर कोई भी आवेश नहीं दिया गया है। तो इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि इसको हम पहले गोले पर अटैच कराएं तो गोला सी को गोले ए के संपर्क में लाने पर परिणामी जो आवेश होगा, अगर हम उसको Q1 मान लें, Q1, तो यहाँ पर जो आवेश मिलेगा QA प्लस QC/2। तो QA का मान जो होगा वो होगा 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम इंटू सी पर कोई आवेश तो है नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा 0/2। अब हम 2 से अगर भाग लगाएंगे तो Q1 का मान हो जाएगा 2 3 6 दशमलव 2 दूनी के 4 2 5 10 गुणे 10⁻⁻7 कूलाम। यहाँ पर Q1 का मान आ गया है 3.25 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। अब दूसरे स्टेप में कहा गया है कि इसी सी गोले को पुनः सी गोले को बी के संपर्क में लाने पर तो बी के संपर्क में लाएंगे, यानी सी पॉइंट पर जो चार्ज भी मिला है, यानी क्यू सी पर चार्ज हो गया है Q1। अब इसको हमें बी के संपर्क में लाना है। तो बी के संपर्क में लाने पर परिणामी आवेश इसको हम मान लेते हैं Q2। तो Q2 इक्वल टू हो जाएगा QB प्लस Q1/2। तो QB का मान जो है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम इंटू, कूलाम को हटाकर हम इंटू करते हैं, इंटू 3.25 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। इसका मान रखेंगे क्योंकि ये आवेशित हो गया है।
क्योंकि सी पर कोई चार्ज नहीं है, इसको संपर्क में लाएंगे तो यहाँ आवेश इस पर भी आएगा। अब इसी को हमें बी से कनेक्ट कराना है, तो बी को कनेक्ट कराने पर हमें पता चल जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा कि एक आवेश नया में क्या मिला है। परिणामी जो आवेश हो जाएगा इसको हम बाई 2 कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसको हमें ऐड करना है। जब इसको और इसको ऐड करते हैं तो Q2 इक्वल टू हो जाएगा, Q2 इक्वल टू ऐड कर दीजिए 5.7.9 यानी 9.75 इंटू बाई 2 इंटू 10 के पावर -7 कूलाम। तो यहाँ पर Q2 हो जाएगा, Q2 इक्वल टू 2 चौके 8.875 गुणे 10 के घाते -7 कूलाम। ये हो जाएगा Q2। एक नया आवेश मिल जाएगा, यहाँ से एक नया आवेश मिलेगा और हमें यहाँ पर Q1 का मान मिल गया था। ठीक है, अब कह रहा है कि पुनः क्वेश्चन में है कि तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में हटा लिया जाता है। अब ए तथा बी के बीच नया पृष्ठकरण मिलाने कर अंत में दोनों से ही हटा लिया जाता है, यानी QC को अब पुनः हटा दिया जाता है। तो उसमें बीच में यानी उन दोनों के बीच में कितना आवेश बल लगेगा। पुनः C को हटाने के बाद यानी कि यहाँ पर जो आवेश परिवर्तित हो गया है, अब हमें C को पूरी तरह से हटा देना है और QA तथा QB यानी QA नए QA तथा QB के बीच प्रतिकर्षण बल कितना होगा, इसकी गणना करनी है। तो प्रतिकर्षण बल ज्ञात करने के लिए F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो R का मान दिया ही गया है, पिछले ही टॉपिक में दिया गया था कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वह है 0.5 मीटर। 0.5 मीटर इन दोनों के बीच की दूरी है। तो हमें फार्मूले अप्लाई कर देना है। तो F इक्वल टू हो जाएगा, हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू QA, क्योंकि QA का मान जो नया वाला प्राप्त हुआ है वो हुआ है 3.25 इंटू 10 के पावर -7 और Q2 का जो मान प्राप्त हुआ है इंटू 4.875 इंटू 10 के पावर -7 कूलाम अपान R का मान हमें दिया गया है 0.5 का पावर में 2 हो जाएगा, पावर में 2। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इक्वल टू अगर हम सभी को गुणा कर दें, इन दोनों को गुणा करेंगे तो गुणा करने पर मिलेगा 29.25 इंटू इसको हम यहाँ पर रखेंगे 4.875 इंटू यहाँ पर 7 7 14 हो जाएगा। 14 में से 9 अगर माइनस कर देंगे तो यहाँ पर मिलेगा 1495 10 के पावर में -5 अपान 5 × 25 तो 2 अंक पर हो जाएगा दशमलव। ठीक है, तो F की गणना करनी है। तो F इक्वल टू हो जाएगा, F इक्वल टू यहाँ से अगर हम इसको घातांक में बदल दें, यहाँ पर इसको हम गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमारा आया है, हमने गुणा किया है 143 बटा के 25, इसको इधर कर लेंगे तो हो जाएगा 10 के पावर में -2, यहाँ पर ऊपर हो जाएगा -5 10 के पावर -5 यानी 143 गुणे 10 घाते -5 अपान ये 25 है। इसको हम दशमलव यहाँ लाएंगे तो यहाँ पर घातांक में 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर F इक्वल टू हो जाएगा
F इक्वल टू 143 बटा के 25 गुणे 10 के घाते -5, यह ऊपर जा कर के हो जाएगा +2। तो यहाँ पर हो जाएगा F इक्वल टू 143 बटा के 25 गुणे 10 के घाते -3। तो यहाँ से जब हम भाग देंगे तो यह बराबर हो जाएगा 25 का 100, 25 5 125, 0.72 गुणे 10 के घाते -3। अतः ए तथा बी के बीच नया प्रतिकर्षी बल जो होगा यह बराबर 5.72 गुणे 10 घाते -3 न्यूटन। ये आंसर हो जाएगा इस सवाल का। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले हमें दिया है पिछले यानी 12वें सवाल में कि ए और बी के बेर दोनों चार्जेस दिए गए हैं, वो 6.5 गुणे 10 घाते -7 और बी पर दिया गया है 6.5 गुणे 10 घाते -7। दोनों आवेश सेम है। करेक्ट तीसरा गोला के लेना है जिस पर आवेश नहीं है, सबसे पहले इसको कनेक्ट कराना है। तो हमें पता है जिस पे चार्ज होता है उस पे से कुछ आवेश इस पर आएगा, फिर पुनः जो आवेश आएगा इसके साथ इसके परिणामी हमें आवेश निकालने हैं। फिर जो भी आवेश इसके पास है अगर इसमें ट्रांसफ़र हो रहा है तो इसको हटा लेंगे, और जो आवेश की कमी यहाँ पर होगी और जो यहाँ पर होगी इन्हीं दोनों का फिर से दोबारा हमें बल निकालना है। तो बल का फार्मूला आप जानते हैं कि फैराडे के नियम से F इक्वल टू होता है Q1 Q2 अपान R²। यहाँ पर K का मान जो निर्धारित है कि K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान R²। इस फार्मूले से हम यहाँ पर गणना कर देंगे, आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.14 यानी कि चैप्टर का 14वां सवाल दिया है। चित्र यहाँ बनाया गया है 1.33 जो है ना, यही फिगर है। में किसी एक समान स्थिर वैद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पद चिन्ह या ट्रैक दर्शाए गए हैं। तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए। इनमें से किस कण का आवेश संहति अनुपात Q/m अधिकतम है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है मतलब कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र में ऊपर के जो साइन है प्लस में है और नीचे का माइनस में है। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन को दर्शाया गया कि 3 इलेक्ट्रॉन अपने पथ पर गति कर रहे हैं। तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन है आवेश जो है आवेश 1 और आवेश 2 ऊपर की तरफ गया है। तो ऊपर की तरफ जाने का तात्पर्य यह है कि यह नेगेटिव चार्ज है। अगर नेगेटिव आवेश है तभी धन की तरफ आकर्षित हुआ है, और जो आवेश 3 है वह ऋण की तरफ आकर्षित हुआ है। इसका तात्पर्य है कि यह नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव है तो यह नेगेटिव की तरफ आकर्षित होगा, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ आकर्षित होगा। तो यहाँ पर हमें पथ इसका निर्धारित हो गया है। तो हमें पता है, आप लोग भी जानते हैं कि चूँकि, इसके लिए थोड़ा से देख लेते हैं, चूँकि सभी यानी कि तीनों कण एक ही विद्युत क्षेत्र में समान चाल से गति करते हैं। अगर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र नहीं होता तो तीनों जो कण हैं आवेश जो हैं सीधे निकल जाते। तो इसका मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र है। अतः जो t यानी समय सभी के लिए समान होगा। समय सभी के लिए समान होगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव की तरफ दो यानी कि इलेक्ट्रॉन, पहला चार्ज और दूसरा चार्ज जो है पॉजिटिव तरफ आकर्षित हो रहा है। इसका मतलब यह इलेक्ट्रॉन है। और
यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की तरफ आकर्षित हुआ है तीसरा आवेश, इसका मतलब है पॉजिट्रॉन है। तो पॉजिट्रॉन के लिए हमें पता है कि ए इक्वल टू होता है Q अपान M। ये जो होता है त्वरण होता है, यानी त्वरण बराबर Q अपान M। तो y अक्ष के अनुदिश यानी y अक्ष के अनुदिश प्रारंभिक जो वेग होगा, तीनों कणों का प्रारंभिक वेग यानी कि स्मॉल u इक्वल टू 0 होगा। प्रारंभिक वेग 0 होगा। और त्वरण जो होगा, त्वरण का हमने फार्मूला भी लिखा है, इक्वल टू QE अपान M। त्वरण के लिए ए अपान एम, हमें यही दिखाना है कि अनुपात ए यानी Q अपान M अधिकतम किसके लिए होगा, इलेक्ट्रॉनों के लिए होगा या पॉजिट्रॉनों के लिए। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिट्रॉन है, मतलब प्लस है। तो इस कंडीशन में हमें पता है कि गति के समीकरण से दूसरा जो समीकरण है y इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये गति का दूसरा समीकरण है। ठीक है, तो यहाँ पर y की गणना करनी है। तो y इक्वल टू प्रारंभिक वेग 0 है, गुणे t 0 हो जाएगा, प्लस हाफ a का मान हमें पता है कि QE अपान M t स्क्वायर। तो y इक्वल टू हो जाएगा, y इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, 1/2 QE अपान M t स्क्वायर, यानी कि y प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है Q अपान M। यानी कि जितना अधिक Q अपान M होगा उतने ही अधिक y का मान होगा। अतः यह स्पष्ट है Q अपान M जितना अधिक होगा, y का मान उतना ही अधिक होगा। चूँकि y जो है ऊर्ध्वाधर की तरफ दिखाता है, y जो है ऊर्ध्वाधर ऊपर की गति दिखाता है। तो y चूँकि आवेशित कण 3 ऊर्ध्वाधर की ओर अधिकतम विक्षेपित होगा, अतः y का मान कण 3 क्या है, पॉजिटिव है, कण 3 पॉजिटिव के लिए अधिकतम होगा या अधिकतम है। तो यहाँ पर हमें y का मान निकालना है। y का मान अधिकतम तभी होगा जब Q अपान M, यानी त्वरण जिसका अधिक होगा उसका मान अधिक होगा। तो यहाँ पर पॉजिट्रॉन के लिए अधिकतम होगा, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, तो पॉजिट्रॉन की तरफ चले जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ चले जाएंगे। और जो चार्ज 3 है यह पॉजिटिव है, इसलिए यह नेगेटिव तरफ आकर्षित होगा। और ऊर्ध्वाधर में y इक्वल टू, आपको फार्मूला याद है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो जिसका त्वरण यानी कि Q अपान M अधिकतम होगा, उसका जो है मान अधिकतम होगा, इसलिए तीसरा चार्ज का मान अधिक होगा। अब क्वेश्चन नंबर है 1.15। इसमें 1.15 में 2 सवाल हैं, A B करके देख लेते हैं।
क्वेश्चन दिया गया है कि एक समान विद्युत क्षेत्र E बराबर 3 गुणे 10 घाते E बराबर 3 गुणे 10 घाते 3 आई कैप न्यूटन प्रति कूलाम है पर विचार कीजिए। अब हमें ज्ञात करना है कि इस क्षेत्र का, ये पार्ट है, इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व में जिसका तल YZ तल के समानांतर है गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फ्लक्स की गणना करनी है। तो दिया क्या है, यहाँ पर लिखेंगे दिया है, दिया है E का मान दिया है, E बराबर 3 गुणे 10 के घाते 3 न्यूटन प्रति कूलाम। और R का मान दिया है, R का मान दिया है 10 सेमी। इसको मीटर में बदलेंगे तो 0.1 मीटर होगा। ठीक है, और दिया है कि Y तल के समांतर है, कह रहा है 10 में भुजा के वर्ग के उस पास में जिसका तल YZ तल के समांतर है गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें एक रचना करना है XYZ के तल में। तो यहाँ पर है हुआ X Y और Z, और कह रहा है कि YZ के तल के समांतर है, तो YZ, तो Z यहाँ पर है तो Y यहाँ पर है। इसके लिए हमें वर्गाकार रचना कर लेनी है। तो इसका मान हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और दिशा जो होगा इसके जो होगा लंबवत होगा। किसी भी क्षेत्रफल सदिश में जो दिशा होती है क्षेत्रफल के लंबवत होती है, तो दिशा जो होगी लंबवत होगी, और इसी क्षेत्र में E होगा, E वेक्टर। ठीक है, और डेल्टा S जो होगा क्षेत्रफल होगा। दोनों का दिशा समान एक ही दिशा में होगा, यानी कि E भी एक ही दिशा में है और डेल्टा S भी एक ही दिशा में है। तो यहाँ से हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे चूँकि पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये पृष्ठ का क्षेत्रफल अब वर्ग है, तो वर्ग का हो जाएगा फार्मूला भुजा स्क्वायर, और भुजा हमें पता है कि भुजा है 0.1 मीटर के पावर में 2 कर देंगे तो इसका मान हो जाएगा 0.01 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्षेत्रफल हो गया। अगर हम इसको 1 यानी कि भिन्न के भाग में करेंगे तो 1/100 होगा, और हम इसको लिख सकते हैं कि 10 के पावर में -2 मीटर। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल से हम लिख सकते हैं कि डेल्टा S, क्षेत्रफल क्या दिखाएगा, डेल्टा S 10 के पावर -2 मीटर। तो ए पार्ट हमें पता करना है, ए वाले पार्ट में, कि यदि वर्ग में से विद्युत आवेश प्रवाह फाई है तब हमें फाई गणना करनी है। तो फार्मूला होता है विद्युत फ्लक्स जो है फाई इक्वल टू E डेल्टा S इंटू कॉस थीटा। ये जो है फार्मूला हमें पहले चैप्टर से पता चल जाएगा। ये फ्लक्स बराबर होता है E डॉट डेल्टा S इंटू कॉस थीटा। तो हमें पता है कि जब विद्युत क्षेत्र और E और डेल्टा S का मान एक ही दिशा में है, तो एंगल जो बनेगा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री बनेगा, और 0 डिग्री का मान होता है 1। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा, E का मान रख लेते हैं 3 गुणे 10 के घाते 3 ब्रैकेट में, क्षेत्रफल आया है 10 के घाते -2, और कॉस 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1
तो फाई इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 10 के पावर 3 इंटू 10 के पावर -2 इंटू 1। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 10 के पावर 1। अगर हम इसको गुणा कर देंगे तो हो जाएगा फाई इक्वल टू 3 इंटू 10 इक्वल टू 30। तो फाई का मान हो जाएगा 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये हो गया फाई का मान। इसमें दिया गया है बी पार्ट, ये इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंब यक्ष अक्ष से 60 अंश का कोण बनाता हो। तो यक्ष अक्ष से 60 अंश का कोण बनाने के लिए देखते हैं, रचना कर लेते हैं। ए एक्स अक्ष है, वाई है और जेड है, और यहाँ से हमें एक वर्ग बना लेना है। वर्ग की रचना हो गया और कह रहा है कि वाई अक्ष से 60 डिग्री, तो 60 डिग्री इसके लिए ऐसे बन जाएगा। 60 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी डेल्टा एस और ई में 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसके लिए हो जाएगा फ्लक्स थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। फार्मूला आपको पता है कि फ्लक्स इक्वल टू होता है ई डेल्टा एस कॉस थीटा। तो फाई इक्वल टू ई का मान रख लेते हैं 3 इंटू 10 के पावर 3 दिया गया है, इंटू क्षेत्रफल हमें पता है कि 10 के पावर -2 मीटर स्क्वायर, इंटू कॉस का मान हम रख देंगे इंटू कॉस 60 डिग्री। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 10 के पावर 3 इंटू 10 के पावर -2 इंटू कॉस जो 60 का मान होता है हाफ। यहाँ से फाई इक्वल टू हो जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए, 3 इंटू 10 के पावर 1 इंटू 1/2। तो यहाँ से हो जाएगा फाई इक्वल टू हो जाएगा, इसे भाग दीजिए 1.5 इंटू 10। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा 1.5 इंटू 10, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम हो जाएगा। यानी एंगल अगर 60 का रहेगा तो फाई का मान 15 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 15, 14 और 13 3 क्वेश्चन हो गए। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में हम लेकर आएंगे क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।